आज हम व्यवसाय अध्ययन में पाठ 7 व्यावसायिक वित्त के स्रोत पाठ के अंतर्गत प्रतिधारित लाभ या लाभ पुनर्निवेश के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रतिधारित लाभ क्या होता है। जब कंपनी अपने लाभ का संपूर्ण भाग अंशधारियों में वितरित न कर उसका कुछ भाग भविष्य के लिए अपने ही व्यापार में निवेश कर देती है, तब इसे प्रतिधारित लाभ या लाभ का पुनर्निवेश कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रतिधारित लाभ की विशेषताएं या लक्षण। प्रतिधारित लाभ की विशेषताएं या लक्षण जो है वो निम्नलिखित है। पहला है, लाभ का एक निश्चित भाग पुनर्निवेश किया जाता है। दूसरा, संपूर्ण लाभ अंशधारियों में नहीं बांटा जाता। तीसरा, लाभ को विभिन्न कोषों में रखा जाता है। चौथी विशेषता है, कोष की राशि अधिक होने पर परिसंपत्तियों का क्रय किया जाता है। यदि कोष में जमा राशि अधिक हो गई है तो उस राशि का प्रयोग हम परिसंपत्तियों को खरीदने में करते हैं। पांचवी विशेषता है, कंपनी के स्वामियों का भविष्य सदैव उज्जवल रहता है। छठवां, मंदी काल के लिए वित्त प्राप्ति का एक श्रेष्ठ साधन है। सातवां, अन्य संस्थाओं को ब्याज नहीं चुकाना पड़ता। आठवां, यह कंपनी के लिए एक तरह का बचत खाता होता है। और नंबर 9, अधिक लाभ होने पर प्रतिधारित लाभ की राशि निकालकर संतुलित लाभांश का वितरण किया जाता है। तो ये विशेषता थी प्रतिधारित लाभ की। इसके बाद हम देखेंगे प्रतिधारित लाभ के गुण। प्रतिधारित लाभ के गुण जो है निम्नलिखित है। पहला, कंपनी को लाभ। आय के प्रतिधारण से कंपनी को निम्न लाभ होते हैं। पहला है, विकास का श्रेष्ठ साधन। आय के प्रतिधारण से बनाए गए विभिन्न कोषों में जमा राशि से कंपनी अपना विकास एवं विस्तार अच्छी तरह से कर सकती है। दूसरा लाभ है, संतुलित लाभांश नीति। इस नीति से स्वामियों को एक समान लाभांश वितरित किया जा सकता है, अर्थात अधिक लाभ के वर्षों में लाभ का बड़ा भाग पुनर्निवेश कर तथा कम लाभ वाले वर्षों में सामान्य लाभांश बांटकर लाभांश नीति को संतुलित बनाया जा सकता है। तीसरा है, ऋण की अदायगी शीघ्र। कंपनी स्वयं के कोषों में एकत्र राशि से बाहरी ऋणों की अदायगी या भुगतान शीघ्र कर सकती है। चौथा, कार्यकुशलता में वृद्धि। आंतरिक वित्त व्यवस्था के कारण संस्था के पास नवीनीकरण, मरम्मत व विकास के लिए पर्याप्त पूंजी रहती है। इससे कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। पांचवा, संकटों का सामना। विशेषकर जब कंपनी की लाभ अर्जन क्षमता कम हो जाए या मंदी काल जैसे संकटों से निपटने में यह विधि काफ़ी प्रभावपूर्ण रही है। छठवा, प्रबंधकों के मनोबल में वृद्धि। पर्याप्त आंतरिक कोष रहने के कारण प्रबंधकों का मनोबल सदैव ऊंचा बना रहता है। सातवां, मूल्यह्रास व हानियों की पूर्ति। आंतरिक हानियां व मूल्यह्रास की पूर्ति इन संचित कोषों से शीघ्र की जा सकती है। नंबर 8, आत्मनिर्भरता। प्रतिधारित लाभ कंपनी के वित्त पोषण का आंतरिक स्रोत है, जिससे कि कंपनी को वित्त की व्यवस्था हेतु अन्य बाह्य स्रोतों पर पूर्णतः निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो इस प्रकार से कंपनी को लाभ होता है प्रतिधारित लाभ से। अब देखते हैं प्रतिधारित लाभ से अंशधारियों को क्या लाभ होता है। प्रतिधारित लाभ से या आय से अंशधारियों को निम्न लाभ होते हैं। पहला है, संतुलित लाभांश। इस नीति से अंशधारियों को प्रतिवर्ष एक समान लाभांश दिया जा सकता है। इससे अंशधारियों को अपनी आय को सुनिश्चित करने का अच्छा अवसर मिल जाता है। दूसरा है सुरक्षित निवेश।
ऐसी कंपनियां जहां आंतरिक कोष पर्याप्त होते हैं वहां के समस्त निवेश सुरक्षित माने जाते हैं। तीसरा है पूंजी निर्माण में सहायक। विभिन्न संस्थाओं द्वारा छोटी छोटी बचतों को एकत्र कर राष्ट्रीय पूंजी का निर्माण किया जा सकता है। इससे संपूर्ण समाज लाभान्वित होगा। तो इस प्रकार से प्रतिधारित लाभ से कंपनी को लाभ और अंशधारियों को लाभ को हमने देखा। अब हम देखेंगे प्रतिधारित लाभ के क्या दोष हैं। जहाँ पर प्रतिधारित लाभ के अनेक लाभ हैं वहीं पर इनके कुछ दोष भी हैं, जिनमें पहला दोष है धन के दुरुपयोग की आशंका। कंपनी के अधिकारियों व प्रबंधकों द्वारा इस लाभ का दुरुपयोग करने की आशंका बनी रहती है। दूसरा दोष है अंशधारियों में असंतोष। संचित कोष का प्रबंधकों द्वारा दुरुपयोग करने या वांछित लाभ से कम लाभांश मिलने के कारण अंशधारियों में असंतोष बढ़ने लगता है। तीसरा दोष है सट्टेबाजी को प्रोत्साहन। कभी कभी पर्याप्त लाभ होने पर भी सामान्य लाभांश बांटने से बाजार में अंशों की कीमतों पर विपरीत असर पड़ता है। ऐसी स्थिति सट्टेबाजी को प्रोत्साहित करती है। चौथा दोष है एकाधिकार की संभावना। दीर्घकाल में अधिक लाभ व कोषों में वृद्धि औद्योगिक संस्था को अत्यधिक मजबूत बना देती है, जिससे निहित स्वार्थों में वृद्धि होने लगती है। पांचवा दोष है आकार में वृद्धि अनुकूल। कोष में वृद्धि से कभी कभी कंपनी के अनुकूल आकार में वृद्धि होने लगती है। कभी कभी ये परिस्थितियाँ विनाश की ओर ले जाती है। इस प्रकार से लाभ और दोष के अध्ययन के बाद यह कहा जा सकता है कि यदि ऐसी पूंजी का उपयोग गलत हाथों द्वारा एवं गलत मस्तिष्क से होता है तो यह मानवीय त्रुटि है। अन्यथा उचित उपयोग होने पर लाभ का प्रतिधारण व्यवसाय के विकास के लिए श्रेष्ठ नीति है।